जीवन में बहुत बड़े कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए होंगे जिनको धक्का दे के लाया गया होगा। कुछ लोगों तो शकल दिखा रही कि किडनैप करके लाया गया, आना चाहता ही नहीं था फिर भी आ गया। लेकिन जैसे भी आ गए नैया पार हो जाएगी, क्योंकि रास्ते पे आ गए। ट्रेन में कितने भी भीड़ हो, आप अंदर चढ़ जाए ना तो अगले स्टेशन में पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से होगा। एक बार क्या, एक राजा था, वो राजा सब लोगों को कह दिया कि जो इस तालाब में कूद कर इधर से उधर पार कर लेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम। सब लोग पहुंच गए, कूद जाएंगे, इसमें क्या तैरना आता है। लेकिन जुई तालाब में देखा खूब बड़े बड़े मगरमच्छ, इतने बड़े कि मतलब पानी कम नजर आ रहा, मगरमच्छ ज्यादा नजर आ रहा। सब पीछे हट गए। तभी अचानक आवाज आई, छुपा, एक आदमी ठक 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 पार। जब वो पार हो गया तो सब लोग उसके पास पहुंचे, बधाई देने के लिए लगे। अरे भाई साहब गजब कर दिया, इतनी हिम्मत कहां से आई? वो कहा हिम्मत नहीं, पहले बताओ धक्का किसने दिया? तो धक्का देने से भी आ जाते हैं, कैसे भी आओ, हमें भी धक्का देकर लाया गया। और कई लोगों ने भी बताया कि इनको धक्का देकर पहली बार बुलाया गया, कोई न कोई धक्का देकर भी आ जाता है, वैसे भी कामयाब हो जाता है। आना जरूरी है ना। आओगे तो सीख जाओगे और नहीं आओगे तो नहीं सीखोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई कि आप शनिवार के दिन यहाँ पर बैठे हैं। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। इंटर एजुकेशन भीलवाड़ा में ही हुई। आई एम सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कई लोग यहाँ पर मेरे को बताया गया कि डॉक्टर हैं, कोई वेटरनरी डॉक्टर हैं, कोई वकील साहब हैं। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ और जिंदगी भर की कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीखता हूँ और सीखता रहूंगा। क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई भी सिखा देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सीखना है तो फिर कोई भी सिखाएगा, और ना सीखने की कसम खा लो तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो सीखने की होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए किधर से सीखना है। सीखने के लिए एक ही चीज का ध्यान रखना, कभी एक गुरु मत बना। ये ऐसी बात बोल रहा हूं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखी, और आप लिख लेना ये मेरी किताब। जीवन में अगर टॉप पर जाना है तो किसी एक को गुरु बनाना ही नहीं, क्योंकि एक को अगर गुरु बना लिया तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएगी। अगर एक को गुरु बना लिया तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आएगी। तो फर्क पता है कि किसको गुरु बनाए। प्रश्न है किसको गुरु बनाए? सभी को गुरु बनाए, एक को नहीं बना। दुनिया में जो भी सामने आ जाए उसे गुरु बना लेना है और एक नजर से देखना कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इससे मैं क्या ले सकता हूं। क्योंकि मेरी अपलाइन कहती है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ बेचारा शराबी, वो भी अपना गुरु है, सिखा रहा कि भैया इतने पीलोगे तो आप ऐसे नाली में लौटोगे। तो कहीं से भी ले लो, जरूर थोड़ी कि पॉजिटिव से सिखा जाता है, नेगेटिव से भी सिखा जा सकता है। और जब ये कॉमन सेंस आपके पास है और ये सीखने की ललक आपके पास है तो हर जगह से आप सीखते जाएंगे। और जब अलग अलग जगह से आप सीखोगे तो फिर आपको किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। सीखना बहुत जरूरी है, राइट। तो 1973 के बाद इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया। प्राइवेट नौकरी से इकोनॉमिकल करियर 19.5 साल की एज में चालू किया। मेरी पहली सैलरी थी 750 रुपए। 750 रुपए की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, मैं भी थोड़ा चेक कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे बैठे जैसे कोई सत्यनारायण की कथा चल रही है। इतना घूर के क्यों देख रहे हो मुझे यार? और रिलैक्स हो जाओ, हिलो डुलो यार, अच्छा लगेगा मुझे। परिवार का जो मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर जो है डिफेंस में थे और मैं 9 साल का था मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए। इतनी कम एज में रिटायरमेंट का कारण यह था कि वो डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ मैं 9 साल का था। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी। पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। अक्सर छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते, सरवण थे ना, दुलारे होते, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं पिताजी माताजी के लिए एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के रूप में पैदा हुआ था और माँ बाप का एक ही सपना था कि किसी तरह ये लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। और उन्होंने बड़े पापड़ बेलना चालू किया जीवन में। 250 रुपए पेंशन आती थी, थोड़ा बहुत मकान का किराया आता था। मम्मी अचार पापड़ चटनी बनाकर मार्केट में बेचती थी, लोगों के पास जाकर बेचती थी और पिताजी छोटी मोटी दुकान और लगा लेते थे। एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट करा रहे हैं। हमें कभी सिकन तक आने नहीं दी और लगातार उन्होंने मेहनत की। तो 750 रुपए की से मैंने करियर चालू किया। लेकिन ये पैसा कमाने का मेरा पहला दौर नहीं था। पैसे के बारे में मैं 6ठी क्लास में सोचने लग गया था।
छठी क्लास में जब बच्चे गिल्ली डंडा के बारे में, क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, टॉफी के बारे में सोचते हैं, कौन सी कार लाऊंगा खिलौने की, इसके बारे में सोचते हैं, मैं पैसों के बारे में सोचता था छठी क्लास में। क्यों? पैसों के प्रति मेरा इतना अट्रैक्शन इसलिए था क्योंकि मेरे घर में जब भी कोई तनाव आता था, टेंशन आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी। और मेरे दिमाग में फिर था कि यार मुकेश कुमारी पैसा कमाना, ढेर सारा लाइन लगानी है पैसे की। और छठी क्लास में तो मैंने पैसे कमाने की प्लानिंग कर दी। छठी क्लास में मैंने पतंग की दुकान लगाई। और आपको आश्चर्य होगा कि पतंग की दुकान के लिए कोई मुझे पैसे नहीं देगा। अगर मैं छठी क्लास में किसी को बोलूंगा उधार दे दे, कोई मुझे देगा नहीं। पिताजी को बोलेंगे तो पिताजी और मारेंगे अलग से। तो हमने क्या किया, 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे जो हमें कभी टॉफी के लिए मिलते थे, उनको इकट्ठा करना था। 1 साल तक मैंने पैसा इकट्ठा किया और ₹1.60 इकट्ठा कर डाला, ₹1.60। मजे की बात यह है, मैं कभी भटका नहीं। बहुत प्रॉब्लम होती कि छठी क्लास के बच्चे से कैसे मैच्योरिटी की आप अपेक्षा कर सकते हैं? जब पड़ोसी का बच्चा टॉफी खाएगा और छठी क्लास का बच्चा कैसे बचत करने का, संभव ही नहीं। मेरी क्लास में जितेंद्र जी, एक क्लासमेट थी 5वीं क्लास में जिसका नाम था ललिता राजपूत। वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी क्योंकि मैं टॉफी नहीं खाता था। तो वो ना मेरे सामने आकर लॉलीपॉप चाटती थी। और आपको आश्चर्य होगा कि एक लॉलीपॉप को वो 1 महीना चलाती थी। लॉलीपॉप को ज्योमेट्री में रखती थी, मैं जो ही उसके सामने जाता था वो रेपर खोल के चाट के वापस रेपर लगा के रख देती। तो मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब होता था, मुझे लगता था कि एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से। मैं भी एक बड़ी लॉलीपॉप लाऊंगा और इसको चिढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने टारगेट को सामने रखता था कि मुझे पतंग की दुकान लगानी है, मैं लॉलीपॉप को भूल जाता था। और यही मैं समझाना चाहता हूं, जीवन में टारगेट होंगे तो कोई भटकेगा नहीं। और टारगेट नहीं है दुनिया में, किसी के भी टारगेट बन जाओगे। अगर आपका टारगेट नहीं, आप किसी के भी टारगेट बन जाओगे। और अगर आपका टारगेट है ना, तो आप कभी भटकोगे। अभी भाई साहब सुप्रीम जी के साथ हम उधर से आ रहे थे दिल्ली की तरफ से। और मजे की बात है कि यहाँ पास ही में आते आते यहाँ पर रोड का काम चल रहा था, अंदर घुसते ही रोड का काम चल रहा था। तो एक जेसीबी मशीन है ना भाई साहब, गड्ढा खोद रही थी। बलवान जी, जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही थी। आपको आश्चर्य होगा कि 80-90 आदमी केवल गड्ढे को खोदते हुए देख रहे थे। क्योंकि जब वो घर से निकले ना, तो उनका कोई टारगेट नहीं था, तो जेसीबी मशीन ने उसको टारगेट बना लिया और सब लोग गड्ढे को खोदते हुए देखे। लेकिन मजे की बात है, हर आदमी नहीं रुक रहा था। जिसको ऑफिस जाना था वो देख भी नहीं रहा था उसकी तरफ। जिसको मेडिकल काम के लिए जाना था, डॉक्टर के पास जाना था, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जिसकी बीवी ने सब्जी मंडी जाने के लिए भेजा, वो भी रुक नहीं रहा था वहां पर। जिसका टारगेट था वो सीधा सीधा निकल रहे थे। और जिसका कोई टारगेट नहीं था वो पूरा ढंग से देख रहा था। कोई भी फटका देगा तुम्हें अगर जीवन में टारगेट लेके नहीं निकलोगे। कोई भी जीवन के अपने टारगेट के लिए तुम्हें यूज कर देगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। ₹1.60 इकट्ठा किया। पतंग की दुकान लगाने के लिए ₹1.60 ज्यादा नहीं था, कम था। तो मेरे भाई जो है ना, उन्होंने भी ₹1.60 इकट्ठा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी संगत में मैं था। क्योंकि जब मैं बचत करता था ना, तो भाई को लगता था कि छोटा भाई आगे निकल जाएगा, तो बड़ा भाई भी कंपटीशन में आ गया, वो भी पैसा नहीं खर्च करता था। इसका मतलब संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप सही और कामयाब लोगों की संगत में रहोगे तो कामयाबी के गुण तुम्हारे पास आएंगे, और फालतू के लोगों के साथ रहोगे तो फालतू के गुण तुम्हारे पास आएंगे। तो मेरे भाई ने भी ₹1.60 इकट्ठा कर लिया था। तो मेरे भाई के पास में उधार लेने के लिए गया, 6ठी क्लास में। मैंने कहा भाई ₹1.60 उधार चाहिए। देखिए, जब भी किसी से उधार मांगते हो तो सामने वाला 3 प्रश्न करता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार है। उधार मांगने जाओगे तो पहला प्रश्न करेगा क्यों, यही पूछेगा ना। बैंक से आप लोन लेने जाओ तो बैंक पूछेगा ना क्यों, क्यों चाहिए। दूसरा, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा यानी तेरी योजना क्या है। और तीसरा, बेनिफिट में मुझे वापस कितना देगा, यानी इंटरेस्ट रेट क्या होगी। ये 3 चीजें हर आदमी पूछता। तो मेरे भाई ने भी मेरे से पूछा क्यों। भगवान कसम से एक प्रश्न पूछने की जरूरत पड़ी, उसके बाद उसने मेरे से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक जवाब दे दिया। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा भाई पतंग की दुकान लगानी। उसने कहा इतना छोटा, 6ठी क्लास में पढ़ता, मैं 8वीं में पढ़ता हूं, मैंने अभी तक नहीं सोचा तू कौन सी पतंग की दुकान लगा लेगा। मैंने तुरंत उसने बोला और मैंने अपनी योजना बताई। मैंने कहा भाई मैं 1 साल से प्लानिंग कर, और मैंने पता लगा लिया कि होलसेलर कहाँ है,
और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि 10 पैसे की जो पतंग है ना वो होलसेल में कितने में मिलती है। और मैंने ये भी पता लगाया है कि यहाँ से 3 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान नहीं। और मुझे ये भी पता लगाया है कि लगभग 300 बच्चे हमारे मोहल्ले में पतंग उड़ाते हैं। और मैंने ये भी पता लगाया है कि अगर 200 बच्चे मेरे कवर हो गए तो मेरी इतनी पतंग बिक जाएगी। और 3 महीने जो गर्मी की छुट्टी है ना उसके अंदर मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि अगर मुझे आप 1 रुपया 60 पैसा दोगे तो 3 महीने में आपको 1 रुपया 90 पैसा वापस दूंगा। मेरे बड़े भाई ने मुझे उधार दी थी 1 रुपया 60 पैसे और मैंने 3 रुपए 20 पैसे से पतंग की दुकान लगा ली। और रामेश्वर जी आपको बता देना चाहता हूं कि उस जमाने में 3 महीने में मैंने अपने पैसे को डबल कर दिया। कितने? 6वीं क्लास वहां से मेरे बिजनेस करने का दौर चालू हुआ, फिर कभी रुका ही नहीं। आम बच्चों की तरह मैं सोचता ही नहीं था। आम बच्चे होली आती थी और होली आते ही खुश हो जाते थे कि छुट्टियां मिलेगी और खाने को मिलेगा, कलर लाऊंगा, कलर एकदम फास्ट और किसी आदमी को खोद दूंगा, कलर लगा दूंगा। वो कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे, हम कलर की दुकान लगाने की प्लानिंग करते थे। राखी पर वो राखी बनवाने की तैयारी करते थे, हम राखी की दुकान लगा लेते थे। दिवाली पर वो पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, हम पटाखे की दुकान लगा लेते थे। और आपको आश्चर्य होता था कि एक सीजन नहीं छोड़ता था। जब भी इधर स्कूल बंद हमारी दुकान चल, जब भी 3 दिन की भी छुट्टी है कोई ना कोई बिजनेस कर डालते थे। और आपको आश्चर्य होगा श्रीमान कि 9वीं क्लास में आते आते मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी थी पार्ट टाइम। 9वीं क्लास की बात करें तो समय टीचर से ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते होंगे, तो उतने हम पार्ट टाइम में कमाते थे। वहां से हमारा दौर चालू हुआ जो रुका ही नहीं। 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में आते हमने बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था क्योंकि खानदान में कोई बिजनेसमैन ही पैदा नहीं हुआ, तो कोई ये नहीं समझा सकता था कि 1 नंबर का काम क्या है, 2 नंबर का काम क्या है। हम तो एक ही चीज का पता लगा देते कि इसमें फायदा है कि नहीं, और वो हर काम को कर लेते थे जिसमें फायदा होता था। उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में, हमने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना चालू कर दिया, है ना। अभी प्लान अभी समझा रहे होंगे जितेंद्र जी आपको, हम ना ये वकील साहब प्लान है ना 10वीं 11वीं क्लास में समझाते थे। हम ये पता लगाते थे कि कौन सी छोटी फैमिली है, आइडेंटिफाई करते थे, उसके घर पे जाके प्लान समझाते थे और कहते थे कि सरकार तुम्हें 2 सिलेंडर देती, इस्तेमाल तो एक ही होता है, अगर तुम सरकार से दोनों ले लो, एक हमें दे दो तो 100 रुपया अतिरिक्त देंगे और 100 रुपये एक्स्ट्रा में लेकर 150 रुपये एक्स्ट्रा में हम सिलेंडर बेच देते थे। 11वीं क्लास में आते आते हमारा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। कितना सेंटीमीटर? जितेंद्र जी आप कहते हैं कि एक्सरसाइज से सीना बाहर निकलता है, हम कहते हैं पैसा कमाने से भी निकलता है। पैसा कमाओ तो यूं चलते हो मार्केट में। तो 5 सेंटीमीटर सीना बाहर निकल गया। 11वीं 12वीं में आते थे तो मैं किसी से डरता ही नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस था कि एलपीजी सिलेंडर का जो डीलर था ना भिलवाड़ा में, उसके ऑफिस में घुस गया बिना परमिशन। और मैं अंदर गया, मैंने कहा नमस्कार, उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, उसने कोई ग्राहक होगा वो नीचे काम कर रहा था, देखा ही नहीं। मैंने कहा कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये मेरी तरफ देखे। तो मैंने कहा सर नमस्कार, आप मेरे आइडियल हैं, आप मेरे आदर्श हैं और मैं आप ही की तरह बनना चाहता हूं। तो तुरंत उसने मेरे को तरफ देखा, ये कौन आदमी है? हाँ बोलिए। मैंने कहा सर क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं, आदर्श हैं, तो आपकी छवि को कोई ठेस पहुंचती है तो मेरे से रहा नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने ये पता लगाया है कि आप और आपके लोग मिली भगत से कुछ गैस के सिलेंडर ब्लैक करते हैं। वो खड़ा हो गया, वो कहा तू है कौन और अंदर कैसे आया, किसकी परमिशन से आया, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है? मैंने कहा सर ना मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ना इंक्वायरी कर रहा हूं, मेरे दिल को ठेस पहुंची इसलिए पहुंचा हूं। मैं सिर्फ एक निवेदन करने आया हूं कि आज के बाद आप एक भी गैस का सिलेंडर ब्लैक ना करें, जो भी करना है मेरे थ्रू करें। इतना जबरदस्त प्लान समझ में आया, उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को बोला गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, एमएलए बनना है मुझे भिलवाड़ा का, और मेरी छवि तो अभी से खराब कर रहा। सबके क्या नॉलेज आ रहा है कि मैं ब्लैक कर रहा हूं? हाँ जरूरी है, लेकिन ऐसे नाम थोड़ी ओपन कर सकते हैं। आज के बाद मेरे ऑफिस से एक भी गैस का सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। मुकेश कोठारी को ऑथोराइज ब्लैकमेलर बना दो, और पूरे भिलवाड़ा का मैं ऑथोराइज ब्लैकमेलर बन गया। और भाई साहब मेरी तो चलने लगी भिलवाड़ा में, सब लोग जानने लगे भिलवाड़ा में। और आपके शादी ब्याह होता बलवान जी, तो आपके शादी ब्याह में 3-4 बार खाना खाने जाते होंगे पूरे सीजन में। पूरे भिलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं जो हमारे बगैर हो जाए। समझ गए क्यों?
शादी में हलवाई को गैस के सिलेंडर चाहिए, वो मेरे पास ही मिलते थे। लोग बात क्या करते थे कि शादी फाइनल होते मेरे पास आते थे, कहते थे भाई साहब सह परिवार आ जाना, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना, और बढ़िया ठीक ठाक काम चल रहा था भाई साहब। 12th क्लास में मेरे प्रिंसिपल के पास लूना थी, मेरे पास टीवीएस सेम मॉपेड हुआ करते थे, और दोनों हम एक ही साथ अंदर आते थे। पढ़ना लिखना चाहता नहीं था, पढ़ने में मेरी कोई दूर दूर तक रुचि नहीं थी। 10वीं तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि लोग पढ़ते ही क्यों, लेकिन हर आदमी के पढ़ने का कारण होता है। मेरे पढ़ने के कारण थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी डिफेंस वाले आदमी थे, इतने कड़क और स्वभाव के आदमी थे, डिसिप्लिन वाले आदमी थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल 2 शब्दों में समझा दिया कि बेटा मेरे घर में रहना तो पढ़ना पड़ेगा, फाइनल, तो चाहे न चाहे पढ़ना पड़ेगा, और बीकॉम तक पढ़ना मिनिमम जरूर।